हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बिग बॉस बिग आइडिया और आज के हमारे बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं मिस्टर शंकर शर्मा, फाउंडर क्वांट इन्वेस्टेक के। अ, शंकर जी के बारे में मैं क्या बोलूं, क्योंकि मैं इनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। ट्विटर पे मैं इनको फॉलो करती हूँ और इनके जो भी कमेंट्स होते हो उनको बड़ी सीरियसली सुनती भी हूँ। इनके जो भी इंटरव्यूज है मैं उन्हें मिस नहीं करना चाहती, बिकॉज इज अ मार्केट वेटरन। ही हैज अ डीप इनसाइट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इक्विटी मार्केट्स। Welcome to the show, Mr. Sharma, and thank you so much for taking out time. Thank you for inviting me, and it's a real privilege to be here on your channel. And yeah, I hope we have a good, interesting conversation. Pleasure, sir. सर पहले तो आप ये बताइए कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो जानना चाहेंगे, आप लाखों करोड़ों लोगों की इंस्पिरेशन है। आपको देख के बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि हमें स्टॉक मार्केट में जाना है, अपना फॉर्च्यून बनाना है। टेक अस थ्रू योर लाइफ जर्नी सो फार। ये लाइफ की जो जर्नी होती है वो कुछ बहुत वेल प्लान्ड नहीं होती है, मतलब बिकॉज सब हाइंडसाइट में बड़ा आसान लगता है और बहुत लॉजिकल लगता है कि आप कहाँ थे और कहाँ पहुंच गए। लेकिन असलियत ये है कि लाइफ में आप एक लिमिटेड लेवल तक आपकी विजिबिलिटी होती है। और मैं कहता हूं कि अगर जिंदगी अगर 100 सीढ़ियां हैं तो आपको एक या दो सीढ़ी से ज्यादा आगे नजर नहीं आता, एंड उससे ज्यादा नजर आना भी नहीं चाहिए, बिकॉज कई बार सीढ़ियां स्ट्रेट लाइन में नहीं जाती हैं, वो घुमावदार होती हैं। कई बार सीढ़ियों से नीचे भी आना पड़ता है, तो बहुत तरह की चीजें होती है लाइफ में। तो इंस्पिरेशन अगर मैं हूं तो मैं एक ही मैसेज देना चाहता हूं सारे व्यूअर्स को कि आप अपने आप में सबसे पहले ज्यादा इन्वेस्ट करें। अगर आप अपने में इन्वेस्ट करेंगे तो स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट करेंगे उसमें 100% आपको कामयाबी मिलेगी। लोग स्टॉक मार्केट में पहले इन्वेस्ट करने की सोचते हैं और अपने में कम। और मैं इसका थोड़ा इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। अपने आप की इन्वेस्टमेंट करने का मतलब ये हुआ अपनी नॉलेज को, अपनी अंडरस्टैंडिंग को, अपनी सोच को। और नॉलेज का मतलब ये नहीं होता कि बैलेंस शीट की सिर्फ नॉलेज मार्केट में काम आती है। इतिहास काम आता है, भूगोल काम आता है, साइंस काम आता है। स्कूल में जो चीजें पढ़ाई जाती है जो हम शायद उतना ध्यान नहीं देते, वो सारी चीजें आपको लाइफ में इन्वेस्टमेंट की सक्सेस को देने के लिए बहुत ज्यादा अहम है। तो आप खुद में इन्वेस्ट करें। और मैं अपनी कामयाबी, अगर मैं कामयाब हूं तो मैं उसको 100% एट्रीब्यूट करता हूं कि मैं सेल्फ में ज्यादा इन्वेस्ट करता हूं। और मार्केट के जो पैसे बनते हैं वो एक आउटकम है ऑफ फर्स्ट इन्वेस्टिंग इन माय नॉलेज, इन माय स्किल्स, शार्पनिंग माय थिंकिंग। हमेशा मैं एक उत्सुकता में, रोज सुबह मेरे मेरे अंदर एक उत्सुकता होती है कि मैं नई चीज क्या सीखूं, नई चीज क्या पढूं, नए क्या स्किल्स अपने अंदर लाऊं। और ये सारी चीजें अल्टीमेटली मुझे सुबह 9 बजे से शाम को 3:30 बजे तक रिटर्न देके जाती है। बहुत अच्छी बात कही सर आपने, क्योंकि अपने आप में इन्वेस्ट करेंगे तो ही हम अपने लिए भी फॉर्च्यून बना सकते हैं और जो हमारे साथ लोग हैं उनके लिए भी हम मददगार बन सकते हैं। सर मैं अपनी आपको इन्वेस्टमेंट। जी मैं आपको एक और एग्जांपल, छोटा सा एक उदाहरण देता हूं इस चीज का। जी। इन्वेस्टिंग में क्या चीज जरूरी है? नॉलेज बहुत जरूरी है, दैट जो कि मैंने कहा। लेकिन एक और चीज बहुत जरूरी है अगर आपको बहुत बड़ा पैसा बनाना है तो, और वो है दीर्घ आयु। कहने का मतलब लॉन्ग लाइफ। ओके। अगर आपने नॉलेज बहुत ग्रहण कर लिया लेकिन आपने अपने स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं दिया और आप 50, 55, 60 साल की उम्र में यहां से आप एग्जिट हो गए, तो आपने नॉलेज को वेस्ट कर दिया। तो देयरफॉर जब मैं कहता हूं इन्वेस्ट करो तो सिर्फ अपने दिमाग में नहीं, अपने शरीर में, अपने हेल्थ में। बिकॉज अगर आप 80, 90, 100 साल के हो जाएंगे साहब और नॉलेज के साथ होंगे तो आप गारंटीड आप $1 बिलियन कमा के निकलोगे इस दुनिया से। गारंटीड, कोई नहीं रोक सकता। आज वॉरेन बफेट 92, 93 के हो गए, चार्ली मुंगर 99 के हो गए, और उनकी जर्नी स्टार्ट हुई इन्वेस्टमेंट की प्रॉपरली 50 साल की उम्र में। अगर 60 साल में मर जाते तो कोई 50 बिलियन नहीं बनना था। बट जस्ट वो 50 से 95 का जो रास्ता उन्होंने बड़ी अच्छी तरह स्वास्थ्य पूर्वक उन्होंने तय किया है, पैसे बन गए। विकेट पे टिके रहोगे तो रन बनना ही बनना है, आउट नहीं हो जाना है इस गेम में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है
सिर्फ हम नॉलेज नहीं, अपने हेल्थ के ऊपर भी ध्यान दें। बिल्कुल। सर, अपनी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी के बारे में कुछ बताइए। कैसे आप चुनते हैं अपने शेयर, कैसे बनाते हैं अपना पोर्टफोलियो? ये बड़ा सवाल है और इसके लिए 20 मिनट काफी नहीं, लेकिन मैं फिर भी कोशिश ये करूंगा कि ये बताता हूं कि मेरी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कि मैं अपने आप में एक क्वालिटी लाने की कोशिश करता हूं, टू कीप एन ओपन माइंड। मैं अपने माइंड को ओपन, लचीला, फ्लेक्सिबल रखता हूं, बिकॉज सारी गलतियां आपकी होती हैं इन लाइफ एंड इन इन्वेस्टिंग जहां आपकी थिंकिंग फिक्स्ड हो जाती है। अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं और आप डिसाइड कर लेते हो शुरू से मुझे ऐसा ही शॉट खेलना है, जो प्री प्लान्ड शॉट्स होते हैं आप देखे होंगे, बैट्समैन उसमें आउट हो जाते हैं। अगर बैट्समैन अपने आप को ओपन रखता है कि जैसा बॉल होगा वैसा मैं खेलूंगा, तो वो ज्यादा रन बनाता है। तो इन्वेस्टिंग भी वही है, आप फिक्स्ड माइंड लेके ना चले कि मुझे एक ही तरह की कंपनियां देखनी है, क्योंकि फ्लेवर्स चेंज होते हैं मार्केट में। कभी आप देखेंगे टेक्नोलॉजी के शेयर चलेंगे, कभी आप देखेंगे कि इंफ्रा के चलेंगे, कभी देखेंगे अडानी ग्रुप चलेगा, कभी देखेंगे रिलायंस ग्रुप चलेगा। तो अगर आप बोलोगे नहीं जी मैं तो एक ही तरह कंपनियां देखूंगा, तो आप मिस आउट करेंगे बहुत ह्यूज अपॉर्चुनिटी से। तो मेरा ये मानना है कि मेरी अप्रोच है मार्केट के साथ चलता हूं, ओके, टू द एक्सटेंट ऑफ 80% ऑफ माई पोर्टफोलियो। ओके। 80% मैं मार्केट के साथ चलता हूं, बहाव के साथ चलता हूं, और 20% में मैं बहाव के विपरीत चलता हूं। ओके। क्योंकि बहाव मार्केट का गंगा की तरह नहीं है कि वो गंगोत्री से चल के वो ईस्टर्न शोर में जाके एंटर होता है। कई बार ईस्ट से स्टार्ट होकर वो वापस भी जाता है, करेक्ट। ट्रू। तो मुझे उस पॉसिबिलिटी के लिए भी अपने पोर्टफोलियो में जगह छोड़नी पड़ती है। तो कई शेयर बहुत अनलव्ड हो जाते हैं, बहुत चीप हो जाते हैं, बहुत सस्ते हो जाते हैं, बट लोग उस पर ध्यान नहीं देते या कहते हैं नहीं बेकार है, फालतू है, ये है वो है। मैं 20%, उससे ज्यादा नहीं, उस तरह के बेट लेता हूं। 80% बहाव के साथ चलता हूं, 20% कॉन्ट्रा बेट लेता हूं। उससे क्या होता है, बहाव में तो पैसे बनते रहेंगे, लेकिन ये बहुत बहुत स्वाभाविक है, लॉजिकल है, और होता है मार्केट में कि जो चीजें सबसे ज्यादा हेटेड होती हैं, अनलव्ड होती हैं, पैसे उसी में सबसे ज्यादा बन जाते हैं। तो मैं उसके लिए भी एक जगह छोड़ता हूं। तो कहने का मतलब क्या हुआ, मैं एक बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलता हूं। मैं अग्रेसिव वन वे बेट नहीं लेता हूं। नंबर 1 पॉइंट ये है, ओपन माइंड रखता हूं, फ्लेक्सिबल रखता हूं अपनी सोच को। एंड थर्ड पॉइंट ये है कि मैं ओवर एक्सपोज नहीं करता हूं अपने आप को एनी पर्टिकुलर सेक्टर या एनी पर्टिकुलर कंपनी पे। ऐसा नहीं कि मैं 25% अपनी नेटवर्थ का कहीं जाके डाल दूंगा। मैं मैक्सिमम एलोकेशन 5 से 8%, मैक्सिमम। वो भगवान की कंपनी होगी तो मैं 10% तक जाऊंगा, आप ये समझ लीजिए। वरना तो मैं 2%, 1%, 3% पे स्टार्ट करूंगा अपनी नेटवर्थ की, और फिर उसके उसके परफॉर्मेंस के ऊपर मैं उसको ज्यादा वजन उस पर डालता जाऊं। बिकॉज डे वन में ये आप नहीं कह सकते कि ये कंपनी 100 गुना हो जाएगी, कोई नहीं कह सकता, कंपनी चलाने वाले खुद नहीं कह सकते। तो मैं एक एक हमारे अंदर एक थिंकिंग है कि ये कंपनी में पैसे बनेंगे। तो अगर वो थिंकिंग है, थिंकिंग को असलियत में बदलते देखना पड़ेगा हमें। तो हम एक स्मॉल पोजीशन से स्टार्ट करेंगे, एक टो होल्ड पोजीशन लेंगे अपने अपने क्षमता के ऊपर, शक्ति के ऊपर, वॉलेट के ऊपर, एंड वहां से क्वार्टरली नंबर्स देखते हुए, मैनेजमेंट की कमेंट्री देखते हुए, मार्जिन परफॉर्मेंस देखते हुए, इंडस्ट्री की सिनेरियो देखते हुए हम अपने वेट को बढ़ाएंगे। और वो समझ लीजिए 1% से बढ़ के वो अगर 5%, 8% पे चला गया, एंड मार्केट इतना अच्छा उसको ट्रीट करता है कि वो 16% हो गया, क्योंकि डबल हो गया, तो हमारे पोर्टफोलियो का वेट 16% हो गया, तो मैं थोड़े थोड़े पैसे निकालना स्टार्ट कर देता हूँ, धीरे 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 धीरे। तो ये एक डायल की तरह है, आप लो वॉल्यूम से स्टार्ट करते हैं, आप हाई वॉल्यूम पे जाते हैं, और फिर वापस आप धीरे धीरे करके जब म्यूजिक बहुत ज्यादा लाउड हो जाए, आप थोड़ा सा उसको लो वॉल्यूम पे लेके आ जाए। तो इस चीज में कोई आप परफेक्ट गेम नहीं खेल सकते कि आप बिल्कुल बॉटम पे ले, टॉप पे एग्जिट करें परफेक्टली, आपने इतने पैसे डाले इतने, ऐसा इसमें नहीं है। ये प्रोबेबिलिटी का गेम है जी। प्रोबेबिलिटी के गेम को हमें बड़े नाप तोल के लॉजिकली कॉमन सेंस बैलेंस लेके चलना होता है। तो ये मोटा मोटा ये मेरे इन्वेस्टमेंट का अप्रोच होता है। मैं एक्सट्रीमिस्ट नहीं हूं अपनी थिंकिंग में। जी सर, इंडिया का पिच आपको कैसा लगता है आजकल? क्योंकि इंडिया ही एक ऐसी कंट्री रही है जो पिछले 2 साल से आउट परफॉर्म कर रही है एज फार एज द इकोनॉमी इज कंसर्न। और
फ्यूचर भी काफी ब्राइट लगता है, क्योंकि आशाएं जताई जा रही है कि इंडिया विल बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी फॉर से नेक्स्ट वन डिकेड। तो ऐसे में कौन सी ऐसी 3 चीजें हैं जो आपको लगता है कि इंडिया को एक वेरी इंटरेस्टिंग अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनाता है? मेरे हिसाब से हिंदुस्तान में वो सारी चीजें हैं जो कि एक डेस्टिनेशन में होना चाहिए। एक लार्ज पॉपुलेशन है, बड़ा देश है, सबसे बड़ा एट्रीब्यूट होता है लार्ज पॉपुलेशन होना चाहिए। चाइना की सक्सेस, अमेरिका की सक्सेस, आज की डेट में दुनिया में टॉप की 2 कंट्रियां अगर देखें तो अमेरिका और चाइना है, और इन दोनों की पॉपुलेशन बड़ी है। वेस्टर्न कंट्रीज के हिसाब से अमेरिका की पॉपुलेशन 35 करोड़ है, जो कि बहुत बड़ी संख्या है और जनसंख्या है, और वही चाइना में 125-150 करोड़ है। वही वही क्वालिटी भारत में भी मौजूद है। हमारे पास भी 125-150 करोड़ लोग हैं। बट ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इज कि इसमें यंग लोग हैं। आप जैसे यंग लोग बहुत है, उसकी मात्रा भारत में जो है वो बाकी देशों में नहीं है। वहां पॉपुलेशन एजिंग है। हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ बर्थ के ऊपर कोई ऐसी पाबंदियां नहीं लगी हुई हैं, जब चाइना ने 1 चाइल्ड पॉलिसी की, जिसके चलते के लोग दूसरा बच्चा नहीं कर पाए, उसके चलते बच्चे बच्चे बड़े हो गए, और देयरफॉर पॉपुलेशन की एज का वो 25 साल बढ़ते बढ़ते अब 37-38 पे पहुंच गया। तो भारत में फॉर्चुनेटली ऐसी कोई पाबंदियां नहीं है। इसके चलते यंगर पीपल कीप कमिंग इनटू द सोसाइटी, एंड इसके चलते एक नेचुरली यंग पॉपुलेशन रहता है, और यंग लोग ज्यादा काम करते हैं बुढ़ों से, ये तो सबको मालूम है। तो लार्ज पॉपुलेशन, यंग पॉपुलेशन, अ हाईली टैलेंटेड पॉपुलेशन, यहां पर लोगों में प्रतिभा विशाल है। आज मैं छोटे शहरों को देखता हूं, आप जयपुर ले लें या भुवनेश्वर ले लें, वहां पर जो इंजीनियरिंग टैलेंट अवेलेबल हो गया है आज की डेट में, इवन मुंबई या दिल्ली ऐसे बड़े शहरों में नहीं मिलता। तो पहले था क्या कि 4-5 सिटीज होती थी भारत में, क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं था, कनेक्टिविटी पुअर थी। ओवर टाइम टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, कनेक्टिविटी, सारी चीजें इंप्रूव होती चली गई। उसके चलते अब क्या है कि वो प्रतिभा जो है वो अब बिल्कुल मतलब वाइड स्प्रेड हो गया है, छोटे छोटे शहरों में पहुंच गया है। जी। और उसके चलते जो एक उनको एक्सेस नहीं था, उनमें प्रतिभा थी लेकिन एक्सेस नहीं था उनके टैलेंट को बाहर निकलने के लिए, अब वो निकल के आता है। तो आज मैं देखता हूं तो छोटे शहरों के कि छोटी कंपनियां भी अमेरिका में उनके क्लाइंट्स हो गए हैं, डिजिटल मार्केटिंग कर लेते हैं, कोई अदर कंसल्टेंट कर देते हैं, जो कि आज से 25 साल 20 साल पहले नहीं हो सकता था। तो टेक्नोलॉजी, पॉपुलेशन, यूथ, एंड एक ऊर्जा है, एक हंगर है इंडियंस में, आगे बढ़ना है। अगर आप छोटे वर्ग के लोगों को भी देखेंगे, कम कम कमाने, उनमें भी एक हंगर है कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएं, बच्चों को ऊपर लेके जाएं। इसी तो वो सारी चीजें मिलके भारत को एक यूनिक देश बनाता है। और हमारे स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं बरसों से, जहां की छोटे से छोटा इंसान भी बड़ा बन सकता है। आप ऐसा नहीं आपके पास बहुत पैसे होने चाहिए आगे आने के लिए। हम लोग सब स्मॉल टाउन के प्रोडक्ट हैं। मैं धनबाद से हूँ, मधु केला मेरे अच्छे दोस्त रायपुर के, श्री रामदेव अग्रवाल रायपुर के हैं। अब हम लोग छोटे शहरों से आके बड़े शहरों में, मुंबई जैसे शहर में आके हमने अपनी जगह बनाई। ये बहुत कम होता है दुनिया में कि इतनी मेरिटोक्रेसी ड्रिवन सोसाइटी हो। यहाँ बड़े छोटे का इतना इतना ज्यादा कोई फर्क नहीं होता। वेस्टर्न सोसाइटी में बहुत होता है, यहाँ नहीं होता। तो ये सारी क्वालिटीज है, सारी खूबियां हैं हिंदुस्तान में। तो हिंदुस्तान को तो अच्छा करना ही करना है। जी। अगर हिंदुस्तान को अच्छा करना है तो हमारे शेयर बाजार कहाँ देखते हैं आप? भाई, शेयर बाजार तो एक शीशा है, ये तो एक मिरर है। ये तो आपके आप जैसा अपने आप को बनाएंगे, मिरर आपको वही दिखाएगा। तो भारत ग्रो कर रहा है, ग्रो करता जाएगा, और उसके चलते शीशा आपको अच्छी चीजें दिखाता चला जाएगा। एंड आई होप कि अपने कभी गलत चीजें ना करें, बिकॉज शीशा आपको ट्रूथफुली दिखाएगा। शीशे को आप तोड़ दो कि शीशा कभी लाई नहीं करता। तो स्टॉक मार्केट लाई नहीं करता है। स्टॉक मार्केट एक बड़ा, एक इंपॉर्टेंट शीशा है। हम कई बार उसको डिसलाइक करते हैं, लेकिन शीशा राइट होता है। राइट। और अभी हमने देखा है कि कई शेयरों में बहुत घटाव हुआ है। अब लोग उसको प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन ये है राइटली रॉन्गली, इट इज व्हाट इट इज। तो भारत की स्टॉक मार्केट रिफ्लेक्ट करेगी हमारी खूबियों को। एंड देयरफॉर मेरा ये बिल्कुल अटूट विश्वास है कि अगले 5-10 साल में, 20 साल में, 50 साल में भारत जहां आज है वहां से कई कई गुना ऊपर होगा। इसमें कोई दो राय नहीं। अगर ऐसा है सर, फिर FIIs यहाँ क्यों नहीं आ रहे? उन्होंने यहाँ आना बंद क्यों कर दिया? पिछले 2 साल से देखे तो काफी अच्छा
आउटफ्लो हम इंडिया से देख रहे हैं, और अभी 2-3 दिन से तो थोड़ा पॉजिटिव बायस हम एफआईएस के साइड से देख रहे हैं, पर वो लगातार निवेश जो है वो हमारे देश में आ नहीं रहा है, ऐसा क्यों? अब वो इसलिए इसलिए हो रहा है क्योंकि ग्लोबल कई फैक्टर्स हैं। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं ओवरऑल एंड माहौल हम्म, थोड़ा सा नाजुक हो जाता है दुनिया का, तो लोग रिस्क के एसेट्स से निकल के सो कॉल्ड लेस रिस्की एसेट्स में जाते हैं। और दुनिया में इमर्जिंग मार्केट जहां पर हम बिलोंग करते हैं उसको एक ओवरऑल जी। कैटेगरी माना जाता है कि ज्यादा रिस्की कंट्रीज होती हैं बिकॉज ऑफ अ हम्म, वेराइटी ऑफ रीजन। अभी सही है गलत है इसके ऊपर एक अलग चर्चा है, लेकिन ऐसा माना जाता है ग्लोबल एसेट एलोकेशन में। तो हम्म, लास्ट के 1-1.5 साल से हमने देखा है कि माहौल दुनिया में काफी ऊपर ऊपर नीचे रहा हो। वॉर के पहले भी इन्फ्लेशन का था, मेटल्स की हम्म, बड़ी रैली हुई। ये सारी चीजों से जो बिग एसेट एलोकेटर्स होते हैं वो पैसे निकालते हैं ग्रोइंग कंट्री, डेवलपिंग कंट्री से, और वापस राइट। अपने घर चले जाते हैं। इट इज हम्म, सीकिंग द सेफ्टी ऑफ योर होम। इट्स लाइक कि हम्म, अगर जब कोविड हुआ था तो आपको याद होगा कि जितने लोग थे अहमदाबाद में, गुजरात में, वो सारे चल के अपने अपने यूपी राइट। और बिहार के गांव में चले गए। लोगों ने कहा कि 1000 किलोमीटर चलोगे, कहा लेकिन हमें कंफर्ट है अपने 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 घर में। जी। तो जब तकलीफ होती है तो हम कंफर्ट सीख करते हैं अपने घर में, माँ बाप। तो पैसा भी वही चीज है, अगर कहीं तकलीफ होती है तो वो वापस अपने पैसे लेके चले जाते हैं। ये वो है, ये पीरियड आया है, पीरियड चेंज भी होगा। जी। कौन से ऐसे सेक्टर्स है जहां पे आपको लगता है कि अगली ग्रोथ स्टोरी जो है इंडिया की, उसके चलते हुए काफी अच्छा हमको रुझान देखने को मिलेगा? मेरा ये मानना है स्मॉल कैप मार्केट बिल्कुल, अगर छोटे निवेशक है तो उन्हें छोटे कंपनियों में निवेश करना चाहिए। और हम्म, छोटी कंपनियों में निवेश करने के कई गुण हैं। उसमें सबसे बड़ा गुण है कि एक कंपनी में आप 1%, 1.5% से ज्यादा अपने इन्वेस्टेबल कॉर्पस को ना डालें। देयरफॉर ओके। आप औसत दर पे आप 40 से 50 कंपनियां ओन करें, आप हम्म, 5 या 10 कंपनियां ना करें। ओके। और आपको मैं ये गारंटी देता हूं कि ठीक ठाक रिसर्च करके आप 40 to 50 कंपनी में अगर निवेश करेंगे, उसमें से 5 से 8 कंपनियां मल्टी बैगर निकलेंगी 2-4 हम्म, साल में। मतलब 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना भी हो सकती है। तो हम्म, स्मॉल कैप पे ही ध्यान रखें, और स्मॉल हम्म, कैप में भी एक कंपनी में बहुत ज्यादा ध्यान ना रखें, थोड़ी डाइवर्सिफिकेशन रखें, बिकॉज वहां हम्म, अगर रिटर्न है तो रिस्क भी है। हम भी हम्म, पैसे खोते हैं उसमें, ऐसा कुछ नहीं होता कि हमें सब मालूम होता है कंपनियों के बारे में। कुछ कंपनी जी। एक ब्लैक बॉक्स होती है बाहर से, हमें फिर भी बहुत इंफॉर्मेशन मिलता है कि फिर भी हमसे गलतियां होगी, और हमसे नहीं होगी, रादर कंपनियां गलतियां करती है। अब हम उसमें क्या कर सकते हैं? अगर मैनेजमेंट रॉन्ग डिसीजंस ले ले, या बिजनेस चेंज हो जाए, माहौल बदल जाए, देयर आर अनसर्टेनिटीज, एंड स्मॉल कैप में हम्म, ज्यादा होती है अनसर्टेनिटीज। देयरफॉर रिस्क जी। मैनेजमेंट की है, छोटा छोटा निवेश कई कंपनियों में करें, लेकिन स्मॉल कैप में ही बने रहे। लार्ज कैप जो कंपनियां भारत में है वो बड़ी बड़ी अच्छी कंपनियां हैं, लेकिन अब एक लेवल पर पहुंच गई है जहां से उनको इतना बड़ा ग्रोथ साइकिल आना, रिलायंस जैसी कंपनी के लिए, बैंक्स की जैसे कंपनी, हम्म, बहुत मुश्किल लगता है मुझे। तो जी। कीप योर फोकस ऑन स्मॉल एंड मिड कैप्स। सर, लेकिन अगर हम लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स देखते हैं, Q3 के जो अभी अभी खत्म हुए हैं, कुछ स्मॉल कैप और मिड कैप्स कंपनी ने काफी अच्छे नतीजे दिए, आई मीन 20-25% ग्रोथ, बट उनके स्टॉक प्राइस 20-25% नीचे आ गए, ऐसा क्यों? होता है, ये मार्केट है। मार्केट मार्केट कोई अरिथमेटिकल चीज नहीं है, वरना तो हम लोग सबके छोटे छोटे बच्चे बहुत बड़ा पैसा बना देते ना। राइट। कि अगर जैसा सुबह होता है 6 बजे धूप निकलती है, और फिर शाम को 6 बजे वो शाम आ जाती है। बाजार ऐसा नहीं होता है, कई बार सुबह सुबह 6 बजे ही शाम आ जाएगी, और शाम को वो जब आपको लग रहा है कि अब वो अभी चांद निकलने का टाइम हुआ तो सूरज निकल जाएगा। तो ये मार्केट में कोई चीज लॉजिकल और 100% लॉजिकल, मार्केट्स आर लॉजिकल इन द लॉन्ग टर्म, बट इन द शॉर्ट टर्म दे आर लार्जली इलॉजिकल। तो आपने जो बात कही, ये बात को हमें ग्रहण करना चाहिए, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, हमें इसको फाइट नहीं करना चाहिए। मार्केट है, ऐसा ही है, और इसका एडवांटेज ले। नंबर्स अगर नतीजे अच्छे आए तो फिर क्या दिक्कत है अगर 25% नीचे मिल रहा हो आपको? ट्रू। तो आप बिल्कुल सही कह रही है, ऐसा हो रहा है, मुझे भी नजर आ रहा है। लेकिन यही अपॉर्चुनिटीज होती हैं। हमने अपने 35 साल के करियर में ऐसे सैकड़ों अपॉर्चुनिटीज देखे, जबकि इलॉजिकल लगता था, लेकिन बाद में वो लॉजिकल हुआ। तो ये आपके सर, लिए अपॉर्चुनिटी है, प्लीज इसको हैंड्स, इट्स लाइक कि बुफे पे आपको फ्री में बुफे मिल रहा है, आप जाके ग्रैब करें।
बिल्कुल। सर जो रिसेंटली हमने एक अडानी ग्रुप के बारे में फियास्को देखा, अब संभलती हुई थोड़ी बहुत कंपनियां हैं, लेकिन अभी भी अनिश्चितताएं बनी हुई हैं। आपका क्या नजरिया है? तो मेरा नजरिया है कि वो उनके जो ग्रुप के शेयर्स है बहुत ज्यादा रन अप किए थे पिछले 2-3 साल में, कोविड के बाद खास करके। तो जी। वैल्यूएशन नेचुरली स्ट्रेच थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहां मैंने ये देखा अपने अपने करियर में कि वैल्यूएशंस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल, हम भूल जाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली शेयर मार्केट वैल्यूएशन का ही गेम। और मैं अगर 1 रुपए की अर्निंग्स वाली चीज को 100 पे खरीद रहा हूँ, 200 पे खरीद रहा हूँ, 500 पे खरीद रहा हूँ, ये हो सकता है कि वो 500 का 1000 हो जाए, हम्म। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि वो 1000 वाला 500 आएगा। बिकॉज बाजार जी। में लाइक आई सेड, शॉर्ट टर्म में इलॉजिकल चीजें होती है, लेकिन लॉन्ग हम्म। टर्म में मार्केट हमेशा लॉजिकल है। तो हम्म। अभी एक जो री रेटिंग हुआ था ग्रुप का, अभी डी रेटिंग हो रहा है। ये एक प्रोसेस है, इसमें कोई अच्छी बुरी सही गलत नहीं है, इसको मैं एक हम्म। प्रोसेस के तौर से देखता हूं। अगर ग्रुप में क्षमताएं हैं तो वो हम्म। सरवाइव करके प्रॉस्पर कर जाएंगे। हम्म। और कई ग्रुप्स के ऊपर प्रॉब्लम्स आई हैं, वो बंद हो जाती हैं। कई ग्रुप्स पे आई और मुझसे ज्यादा वो स्ट्रांग होके निकले। तो ये तो मैनेजमेंट के ऊपर है, और ऐसे ऐसे टेस्ट आते रहते हैं हर जी। कंपनी के लिए। इन्फोसिस के लिए भी जी। आया, टाटा ग्रुप के लिए भी आया, रिलायंस के लिए कई बार आया। तो वो लोग अपनी क्षमताओं को और प्रबल करके इस प्रॉब्लम से निकलते हैं, और आई होप कि अडानी ग्रुप हैज द सेम लेवल ऑफ कैपेबिलिटीज। हम्म। हम्म। सवाल तो बहुत सारे हैं सर, लेकिन टाइम थोड़ा कम है। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी। बैंकिंग की आउट परफॉर्मेंस हमने देखी 2022 में। क्या लगता है आपको, जो बैंकिंग सेक्टर जो पहले एनपीए से जूझ रहा था, उनके बैलेंस शीट क्लीन अप हो गए हैं, क्रेडिट ग्रोथ जो है वो साइकिल वापस हमको देखने को मिल रहा है। क्या ये आउट परफॉर्मेंस जारी रहेगी 2023 में भी? ये नहीं, सेक्टर ठीक है, सेक्टर में कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम्म। और इनके जो एक ओवर वैल्यूएशन था खास करके प्राइवेट सेक्टर बैंकों में, वो अब लार्जली करेक्ट हो गया है। तो ये सेक्टर एक मार्केट रिटर्न वाला सेक्टर जरूर है। इसमें हो सकता है कि हम्म। आपको बहुत ही बड़े पैसे ना बने मेजर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में, लेकिन हम्म। पब्लिक सेक्टर बैंक्स की जहां तक बात थी, वो काफी री रेटिंग हो चुकी है उनमें। हम्म। उनमें अब एक नॉर्मल रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन आशा आपको रखनी चाहिए। एक सुपर नॉर्मल रिटर्न ओके। मुझे नहीं लगता इस सेक्टर से मिलेगा। नॉर्मलाइज रिटर्न की अगर आशा है तो बेशक आप इसमें इन्वेस्ट करें। एक आखिरी सवाल। न्यू जेन कंपनी जो थी, बहुत सारी लिस्टिंग्स आईपीओज आए थे, बहुत यूफोरिया था, बहुत लोग फंसे हुए हैं, निकलना चाहते हैं पर निकल नहीं पा रहे क्योंकि बहुत सारे नुकसान में हैं। आप भी आईपीओज में निवेश करते हैं, और आपने जिन ही आईपीओज में निवेश किया है, काफी अच्छा रिटर्न वहां से आप ने पाया है। तो एक गुरु मंत्र बताइए कि आईपीओ में निवेश करने के लिए क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए? आईपीओ में निवेश करने के लिए ध्यान एक ही रखना चाहिए कि आईपीओ में निवेश ना करें। ओह। बिकॉज बाय एंड लार्ज 100 में से 90% में आप पैसे लूज करेंगे ही करेंगे, बिकॉज वो ओवर प्राइस्ड होते हैं। और राइट। हार्डली 5-7% में आपको पैसे बनने वाले हैं। तो मेरा ये मानना है बाय एंड लार्ज आईपीओ को अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज ओके। वहां पर कंपनियों के बारे में ज्यादा मालूम नहीं होता, डेटा बहुत स्कैंटी होता है। तो एक जी। छोटे निवेशक के लिए उतना डीप जाना पॉसिबल नहीं, मुमकिन नहीं है। जी। मिस्टर शर्मा, बहुत बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। इट वाज सच अ नाइस एक्सपीरियंस टू रियली लिसन टू यू। बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। धन्यवाद, धन्यवाद मुझसे बात करने। थैंक यू। थैंक यू, नाइस, थैंक यू।